अब उसका रंग सफेद हुआ। एक तरफ जहां कोरोना पूरे विश्व में अपने पैर पसार चुका है, तो कहीं न कहीं आम लोग भी इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं और निजी चिकित्सक भी कहीं न कहीं इससे प्रभावी भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं रायबरेली के स्त्री रोग विशेषज्ञ व सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गीता कुमार, DGO PGD VES कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से जब ONN की टीम ने बात करनी चाही तो वहां पूर्ण रूप से काफी प्रभावी दिखी। वहीं उनके क्लिनिक पे लोग सभी प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते दिखे। वहां प्रॉपर सैनिटाइजेशन और कोरोना से लड़ने के लिए सभी तरह की उचित व्यवस्था भी उनके अस्पताल में दिखाई दी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रशिया ने कोरोना से लड़ने के लिए दवा का सफल प्रशिक्षण किया है, तो आगे वह रशिया को भी पूर्ण रूप से धन्यवाद करती हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में वह काम कर रही है, तो प्रसव के दौरान अगर महिला कोरोना पॉजिटिव है तो बच्चे में इसके लक्षण नहीं पाए जाते। इस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के कुछ अंश। नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से जहां एक तरफ पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं लगातार जो चिकित्सक हैं वो इस जंग में अपनी प्राथमिकता दर्ज करा रहे हैं। हालांकि रशिया ने इस कोविड-19 से लड़ने के लिए एक वैक्सीन भी ईजाद की है। हालांकि उसको तमाम जो ट्रायल्स हैं उसको पूरा करने के बाद उन मरीज़ों को लगाया गया है जिनको कोविड है। इन सभी विषयों को लेकर के आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रायबरेली से आशीर्वाद हॉस्पिटल से MD डॉक्टर गीता कुमार जी। उनसे भी जानेंगे किस तरीके से वो अपने मरीज़ों को इलाज देती हैं प्राथमिकता, और कोविड से लड़ने के लिए किस तरीके का सुझाव देते हैं। मैम, पहले तो ONN में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक it's a great effort being put by the ONN channel to make all the people aware about COVID-19, increase the awareness rather of COVID-19। मैं डॉक्टर गीता कुमार एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जो पिछले 40 साल से गायनेकोलॉजी की सर्विसेज दे रही हूँ। 30 साल से मैं रायबरेली में ऑपरेट कर रही हूँ और ये मेरा नर्सिंग होम मेरे साथ 25 साल से है। और मेरे जो एजुकेशन थी वो दिल्ली से थी, पर शुरू से ही हमको ये समझाया गया था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा इस मंत्रा के साथ हमने अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी कि कोई भी डिज़ीज़ का अगर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं तो वो उसको क्योर करने से ज़्यादा सस्ता है, ज़्यादा इजी है और ज़्यादा कामगर है। तो कोविड-19 के ऊपर तो ये बात पूरी तरह फिट बैठती है कि इससे बचाव ही, सुरक्षा ही इसका एकमात्र उपाय है। और सुरक्षा करने का साधन क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, रादर मैं कहूँगी फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, कि आप फ़िज़िकल डिस्टेंस अबाउट 6 फीट का एक दूसरे के बीच में बना करके रखें जहाँ भी बैठें, कि ये कोविड वायरस ट्रांसफ़र ना हो पाए। अगर कोई बहुत ज़ोर से छींक लेता है या सांस लेता है तो उसके साथ वो पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो किस तरह हवा में फैलते हैं, ये कई वीडियोस के थ्रू हमने देखा है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पहला उपाय तो ये है कि हर कोई जितनी देर वो सोशल इंटरैक्शंस में है वो मास्क पहने अवश्य। मास्क एक ऐसी चीज़ है जो कि, और मास्क की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। कई पेशेंट्स आ जाते हैं, परसों ही मुझे ध्यान है एक पेशेंट अपने दुपट्टे का जीना सा मास्क लगा करके आ गई थी, तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा तुम तो बिल्कुल हूर की परी की तरह एक वो लगा के आ गई हो, इससे कोई प्रिवेंशन नहीं होता, आप प्रॉपर मास्क लीजिए। फिर अपने यहाँ से मैंने उसको एक मास्क अवेलेबल भी कराया। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो नर्सिंग होम को पहले तो सुबह, दोपहर, शाम, स्पेशली जो एरिया हमारा रेगुलर यूजेज में आता है, जैसे हमारी OPD है, मेरा अपना कमरा है, लेबर रूम है, स्टरलाइजेशन रूम है और एक वार्ड पर्टिकुलरली जो कि डेली हम यूज़ करते हैं, तो उस वार्ड को हम प्रॉपर्ली सैनिटाइज़ करते हैं। सैनिटाइजेशन टेक्निक्स हमने सेवरल राउंड्स में अपने स्टाफ को सिखा भी रखी हैं और उसको हम मॉनिटर भी करते रहते हैं कि सैनिटाइजेशन शुड बी प्रॉपर। दूसरी चीज़ है, हम पेशेंट्स का और
सब स्टाफ को मास्क अवेलेबल कराए हुए हैं और पीपीई सूट्स रेगुलरली नहीं पहनते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रोसीजर करना होता है, इवन लेबर रूम में कोई प्रोसीजर होता है, ऑपरेशन थिएटर में तो मस्ट है कि वी शुड वियर हेड गियर, देन फेस शील्ड, मास्क, पीपीई सूट्स, ये सब रेगुलरली हमारे पास अवेलेबल, मतलब रेगुलरली यूज़ करना चाहिए इनको। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मीन्स सुरक्षा ही पहले ज़रूरी है, दवाइयाँ तो बात की हैं। तो उस तरीके से आपने मरीज़ों को देखा, और किस तरीके से मरीज़ आपके यहाँ आते हैं, क्योंकि गायनी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित होने चाहिए। अगर उसे कोविड हो गया है तो कहीं ना कहीं जच्चा और बच्चा दोनों ही इस चपेट में आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्या आपके जो विभाग है उसमें ज़्यादा है। तो किस तरीके से प्रिवेंशंस आपके क्लिनिक में रखे जाते हैं, और किस तरीके का आइसोलेशन रखा जाता है, क्योंकि अगर मरीज़ आता है बाहर से ट्रैवल करके तो किस तरीके की समस्या लेकर के आता है, तो प्राथमिकता क्या होती है आपको मरीज़ आप तक आने के लिए? देखिए, हमने एक ट्राइजिंग एरिया बना रखा है जहाँ सबसे पहले मरीज़ आता है तो उसका नाम, नंबर वगैरह नोट करके सबसे पहले मरीज़ को आते ही हम उसके हाथ सैनिटाइज़ कराते हैं। अगर उसने मास्क नहीं पहना हुआ तो उसको ये अवेयर कराते हैं कि आप हमारे यहाँ से मास्क लेकर के पहनिए, और तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। फिर उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, जो बिल्कुल बेसिक तरीका है कोविड को डिटेक्ट करने का। ईट प्रोसीजर से निकल के वो फिर हमारे वेटिंग हॉल में प्रवेश करता है, जहाँ पर कि वो सारा उसका नाम दर्ज होता है, और पेशेंट की अगर उसको टेम्परेचर नहीं है तभी वो अंदर आता है। अगर टेम्परेचर है तो उसको पीछे एक आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ पर हम रखते हैं, और फिर किस तरह से उसको हैंडल करना ये डॉक्टर और एक नर्स को हमने सिखा रखा है। तो वो कैसे उसको ग्लव्स वगैरह पहन करके उसका बीपी लेगी, उससे समस्या पूछेगी, और इस पूरी प्रक्रिया में, और ये सब होने के बाद में हाथ धोना, मैं ये कहूँगी कि मास्क पहनना और हाथ धोना ये दो ऐसे बड़े टूल हैं हमारे हाथ में, जिनको कि हम किसी भी पॉइंट पे इग्नोर नहीं कर सकते। यही हमारी सुरक्षा है, और यही हमें आगे मतलब कोविड को फैलने से रोकने का बहुत कारगर उपाय है। बाकी तो दवाइयाँ होंगी, सब होगा, लेकिन अगर बीमारी ना ही हो तो अच्छा है। तो पेशेंट आता है, डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम है, जो वो घर से निकल के आया है कोविड-19 के एरा में, तो वो फिर अंदर आता है। एक पेशेंट को ही आने दिया जाता है, उसके रिलेटिव को भी हम नहीं एंटरटेन करते हैं। पहले पेशेंट से उसकी समस्या समझी जाती है। अगर इतने एक्सपीरियंस के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर आसानी से उसका निदान करके ट्रीटमेंट लिख सकता है, लेकिन अगर उसका एग्ज़ामिनेशन होना ज़रूरी है, जैसे कोई गायनेकोलॉजिकल सीरियस प्रॉब्लम है या कि एंटीनेटल यानी प्रेग्नेंट पेशेंट है, तो उसको फिर एग्ज़ामिन करना ज़रूरी है। तो हमारा स्टाफ उसको अंदर लिटाता है। सब ने ग्लव्स पहने होते हैं, मैं भी ग्लव्स पहन के पेशेंट को एग्ज़ामिन करती हूँ, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लिखा जाता है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो हमारे लिए ये मैंडेटरी है कि हम सबसे पहले उसको कोविड-19 चेकअप के लिए भेजें, और तभी हम अपने यहाँ उसको एडमिट कर सकते हैं। उसका रिज़ल्ट आते आते तो 48 आवर्स हो जाते हैं, तो परंतु जब तक रिज़ल्ट आएगा हमें तो पेशेंट को ट्रीट करना ही होता है। तो हम पूरी सावधानी के साथ, सुरक्षा की 3 उपाय हैं। वो ये है कि मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना, और फिर तीसरा रेगुलर एग्जामिनेशन के बाद में हर समय हाथ धोना। नाउ आई नो इन दिस एरा आई एम वॉशिंग माई हैंड्स एटलीस्ट 50 टाइम्स अ डे, क्योंकि हर पेशेंट के बाद हमें धोना होता है, और घर में भी कोई भी चीज़ हैंडल होती है, टच होती है, तो फिर हम डेफिनेटली, हालांकि घर में कंटेमिनेशन आने का हम कोई चांस नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी कंटेमिनेशन आ सकता है, इसलिए हम हमेशा हाथ धो करके ही कोई कार्य शुरू करते हैं। आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको प्रसव के दौरान जब उनको डिलीवरी होती है तो क्या
कितने % चांसेस होते हैं कि जच्चे और बच्चे दोनों में कोविड, अगर कोविड पॉजिटिव है तो कितने चांसेस होते हैं कि बच्चे के अंदर कोविड पॉजिटिव के चांसेस हो? जितना अब तक रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उसमें कोविड ट्रांसमिशन प्लेजेंटा के थ्रू यानी बच्चे को नहीं जाता है, माँ को ही रहता है इन्फेक्शन। और माँ के लिए भी इन्फेक्शन के बहुत कम चांसेस हैं, और क्योंकि अभी हमारे पास उतनी इंस्टेंट मतलब टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो परसेंटेज वाइज हम नहीं कह सकते कि कितना होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई गर्भवती महिला है और हमने उसको कोविड के लिए भेजा है, फिर हमारे पास वापस आती है, तो हम पूरी प्रिकॉशन के साथ यानी पीपीई सूट्स पहन करके, और जो भी हमारी फिर इनहेरेंट हमारे जो टेक्निक मतलब स्टरलाइजेशन मेथड्स हैं वो सब यूज़ करते हुए ही हम उसकी डिलीवरी कराते हैं। हालांकि अगर कोविड पॉजिटिव है तो हम डिलीवरी नहीं कराते हैं। As a nursing home, we are free to refuse the patient if we if the chances of spread are there, वो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आधी रात को भी मरीज़ आता है, उसका सिजेरियन करना पड़ता है, उस समय हम उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, तो वो फिर सारी सारी प्रिकॉशंस लेते हुए किया जाता है। और उसके बाद भी हमारे स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग है कि किस तरह कोई इंजेक्शन लगाना है, कुछ भी हैंडलिंग करनी है तो ग्लव्स पहन के करनी है, और हाथ धोना, मास्क पहनना, हाथ धोना। फिर मैं रिपीट करूँगी 3 टाइम्स, मास्क पहनना, हाथ धोना, मास्क पहनना, हाथ धोना। ये 2 बहुत बड़े हथियार हमारे हाथ में हैं, और अगर हम बहुत ही शिद्दत से इनका पालन करते हैं तो कोई चांस नहीं है कि कोविड-19 इतना स्प्रेड करेगा। इस संदर्भ में मैं एक थोड़ा सा वाक़या देना चाहूँगी कि मेरा एक कज़िन है, वो अमेरिका में सेटल्ड हैं और बाय द वे ईस्ट कोस्ट पे ही काम कर रहे हैं, शार्लेट नाम की सिटी में। तो मैं उनसे फ़ोन पर वार्तालाप हुआ, तो मैंने कहा आप लोग क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? तो ही सेड वेरी कैजुअली, मास्क पहनते हैं, हाथ धोते हैं। मतलब देयर वाज नो कन्फ्यूजन इन हिज वॉइस कि हम ये करें वो करें, कि अमेरिका में लगता है हर कोई पीपी सूट्स पहन के काम कर रहा है। तो इसे नो अनलेस मैंडेटरी, मतलब हमें लगता है कि इसको ज़रूरत है तभी हम पहनते हैं। तो ये टेक्निक मतलब हाथ धोना और मास्क पहनना, इट्स ए वर्ल्ड वाइड टेक्निक विच कैन बी यूज़फुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। अगर बात की जाए कोविड-19 की दवा की, तो लगभग 6 महीने हो गए हैं इस जो वायरस है पूरी दुनिया पर फैल चुका है। लगभग 5 लाख से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनकी मौत भी हो चुकी है। कई 100 करोड़ जो पेशेंट हैं वो भी इस वायरस है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। तो रशिया ने एक दवा का इजाद किया है, कई क्लिनिकल टेस्ट्स के बाद उसको मंजूरी मिल गई है। तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरी दवा को, और किस तरीके की जो यूनिवर्सिटी ने इसको इजाद किया है दवा को, तो उसको किस तरीके की बधाई देना चाहिए? मेरा ख्याल फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया शुड बी कमेंडेड टू डू दिस रिसर्च एंड ब्रिंग आउट मे बी गुड वैक्सीन in the form of this, and as they claim they have done human trials too, but I think those trials have been done in those people who were sick and admitted in the hospital. So we can not be sure that if it is used on a large scale, that thing has still to be proven by them. It can be used during the COVID-19 affection when the patient is affected and admitted, but अभी trials बहुत सारी होना बाकी है जिनके बिहाफ पर उसको एज अ वैक्सीन हम मास स्केल पर प्रोड्यूस करके यूज़ कर सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे जो गायनी की जो पेशेंट्स हैं उनको किस तरीके की मदद मिल सकती है? मैं गायनी के पेशेंट से भी कहना चाहूँगी और हर व्यक्ति से ये कहना चाहूँगी कि अपना बचाव, सुरक्षा ही बचाव है। अब वो कोविड से भी हो सकती है और कई बीमारियों से हो सकती है, चाहे आज के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सीपीए है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं क्योंकि हमने अपना लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बना लिया है।
So I think this is time we, sort of take help of spirituality. I'm not talking of religion. There can be many religions, but spirituality belongs to each and every human being. Each and every human being has a living quotient within them. You may call it a soul, a रूह, आत्मा, किसी भी नाम से किसी भी भाषा में उसको पुकार सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपना इनर कनेक्शन मेडिटेशन के थ्रू नहीं करते हैं, उससे हमारा एम्पावरमेंट होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो सकता है, आजकल बहुत तरह के मेडिटेशन प्रचलित हैं। राजयोग मेडिटेशन है विच आई हैव बीन पर्सनली यूजिंग, विच हैज़ बीन promoted by Brahma Kumaris for a long time. So I find that very, very useful and empowering. So this empowerment has to come from within. आपके अंदर से वो सशक्तिकरण का बिंदु निकलेगा। बाह्य माध्यम आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना सशक्तिकरण अंदर से करना है। ये एक फैक्टर है, मैं देख रही हूँ कि ये हमारी सोसाइटी में इवन वर्ल्ड वाइड मिसिंग है। और दूसरी चीज़ ये कि योगा बहुत पॉपुलर हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट योगा और योग में अंतर है। Yoga only addresses the physical aspects of the body, that is movements of the limbs, प्राणायाम, इन दो चीज़ों को वो एड्रेस करता है। उसमें थोड़ा बहुत मेडिटेशन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट योग इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एंड आई थिंक ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग शुड गिव सम टाइम ऑफ देयर डे टू सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्मनिरीक्षण के लिए टाइम देना अति अनिवार्य है, चाहे वो यंग पीपल हों और चाहे ओल्ड पीपल हों। विद दिस आई थिंक आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय मैसेज टू द सोसाइटी। तो ये थी हमारे साथ आशीर्वाद हॉस्पिटल से डॉक्टर गीता कुमार जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कोविड है वो कहीं ना कहीं हमारे आपके सोशल जो डिस्टेंसिंग है और मास्क लगाने से और हाथ को सैनिटाइज और धोने से, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएं और कोविड से जो बचाव हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, उनको बराबर लेते रहें।